चीज़ है कि उसमें उत्पादन क्षमता होनी चाहिए। जो हम कहना चाहते हैं, कल जिसकी आवश्यकता नहीं थी और आज है, तो वह उस आवश्यकता की पूर्ति करता हो। अर्थात जो हम चाहते हैं, नया करना चाहते हैं, उस भाषा के माध्यम से वह हो जाना चाहिए। परिवर्तनीयता, आज जैसा आधुनिक युग है, जैसे साधन आज उपलब्ध हैं, उनके माध्यम से भाषा में परिवर्तन निश्चित है। जिन शब्दों की आवश्यकता 10-5 साल पहले हुआ करती थी और जिनकी नहीं थी, आज हो गई है, तो वो आज समाहित कर लिए गए हैं। और जिनकी आवश्यकता नहीं रही, उनका उपयोग कम हो गया है और उनकी आवृत्ति घट गई है। ध्वन्यात्मक रूप से लेकर के आपके अर्थगत रूप तक में परिवर्तन आता है, वाक्य संरचना में परिवर्तन आता है, आपके पद में परिवर्तन आ जाता है। ये सारी चीज़ें हमें भाषा में देखने को मिलती हैं। तीसरी चीज़ ये कि जैसा हम मानते हैं, सामाजिक वस्तु है, अर्थात एक व्यक्ति को भाषा की ज़रूरत नहीं पड़ती। भाषा की आवश्यकता तब पड़ती है जब हम समूह विशेष में आते हैं। हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति अपने आप कर सकते हैं बिना अपने आप से कुछ कहे, लेकिन यदि हम किसी कार्य की पूर्ति किसी दूसरे से चाहते हैं, तब हम किसी भाषा का सहारा लेते हैं। अतः स्पष्ट है कि भाषा एक सामाजिक वस्तु है। उसका जो कॉन्सेप्ट है, जो उसका हमने आधार लिया, वो ये कि समाज में जब हम जाएं और किन्हीं संकेतों के माध्यम से, आने के लिए ऐसे कहें, जाने के लिए ऐसे कहें, उठने के लिए ऐसे कहें, बैठने के लिए ऐसे कहें, ये संकेत हो सकते हैं, लेकिन कितने संकेत होंगे? संकेतों का अभाव हो जाएगा और अभिव्यक्ति के लिए उनकी कमी महसूस होगी। अतः हमें ऐसी एक व्यवस्था की ज़रूरत उत्पन्न हुई जिसके माध्यम से हम अधिक से अधिक, या यूं कहें कि सब कुछ अभिव्यक्त कर सकें और हम अपनी पूर्ति उसके माध्यम से हर तरह से कर सकें। तो उसके लिए सबसे बड़ा माध्यम जो है वह भाषा है। भाषा के बिना समाज ही नहीं, वैश्विक व्यवस्था अधूरी है। आप मानिए कि जब हम बाज़ार में होते हैं, जब हम शिक्षा कर रहे होते हैं, अध्यापन कार्य कर रहे होते हैं, या कोई दूसरा व्यवसाय कर रहे होते हैं, तब हम किसी भी कार्य को निपटाने के लिए, पूर्ण करने के लिए एक भाषा का सहारा लेते हैं। और वह काम तब होता है जब हमारी भाषा पूर्ण रूप से दूसरा समझ पाता है, अर्थात एक व्यवस्था के अंतर्गत हम चलते हैं। और वह व्यवस्था है सबसे बड़ी, समाज को इकट्ठा करने की, उससे काम लेने की, वो भाषा आती है। आप जिस विज्ञान की या किन्हीं अनुशासनों की बात करें, भाषा की करें, भूगोल की करें, या जिसकी भी करें, आपने कोई आविष्कार किया, वह आविष्कार क्या है, उसके लाभ और हानि क्या है, यह वह विज्ञान नहीं बता सकता। वो आपका जो आविष्कार है आपके सामने रखता है, आविष्कार कैसे हुआ, उपयोगिता क्या होने वाली है, और उसके जो संदर्भ हैं सामाजिक हितों के लिए, उनके जो उपयोग हैं, जो विभिन्न प्रकार से हैं, उनके विश्लेषण के लिए एकमात्र आधार हमारे पास भाषा होती है। अतः हम कह सकते हैं कि मानवीय अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा और एकमात्र संपूर्ण माध्यम भाषा ही है। विज्ञान हो या शास्त्र हो, उसको मूर्त रूप से पहचान दिलाने के लिए, अर्थ देने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए हमें भाषा की अंतोगत्वा आखिरकार ज़रूरत पड़ती है ना। तो ये भाषा के गुण हैं। परिवर्तनशीलता उसका गुण है, या लक्षण कहें। वह पैतृक संपत्ति नहीं होती। आप हिंदी समाज में बच्चा पैदा हो और उसको तमिल भाषा समाज में छोड़ दें, तो वह हिंदी नहीं जानेगा, तमिल भाषा को जानेगा। फ्रेंच में छोड़ देंगे तो फ्रेंच को जानेगा। इसलिए यह कोई ऐसी संपत्ति नहीं है पैदाइशी कि हम ट्रांसफ़र कर दें या ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाती हो। यह अर्जित है। ऐसा भी नहीं है कि मैं या कोई जिस समाज में पैदा हो और वह उतना ही आधिकारिक वक्ता हो जितने के दूसरे। आप जितना श्रम उस भाषा पर करते हैं, जितना अर्जन उसका करते हैं, वह उतनी आपके साथ
उस ही सामर्थ्य से जुड़ती है। जितना नहीं करते उतनी नहीं जुड़ती। परिवर्तनशीलता, मान लीजिए कि हम कहें कि आज मुझे एक गिलास यहाँ पानी दे दीजिए, तो गिलास कोई हिंदी का शब्द नहीं है, भारतीय भाषा का शब्द नहीं है। गिलास माने तो कांच होता है, और हम कांच नहीं मांग रहे हैं, हम सीधे सीधे पानी मांग रहे हैं। तो यह परिवर्तनशीलता में आया। हमें कार चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें घर चाहिए, फ्लैट चाहिए। पहले निवास हुआ करते थे, आश्रम हुआ करते थे, अब वो फ्लैट हो गए हैं। तो यह भाषा की परिवर्तनशीलता है, और यह उच्चारणिक भी होती है। मान लीजिए जैसे अ एक ध्वनि है, वह आगत हो गई है डॉक्टर का, अंग्रेजी से डॉक्टर का जो अ है वह आगत स्वरों में आता है। तो यह भी परिवर्तनशीलता है, यह अर्थ तक जाती है। मान लीजिए हम जो पाखंड जिसकी बात करते हैं, पाखंड माने अब हो गया है एक ऐसा कार्य जो ढोंग जैसा हो या ढोंगी हो या मतलब उचित ना हो, लेकिन पाखंड जो है अपने आप में पुराने समय में एक ऐसी प्रक्रिया थी जो अच्छाई के लिए की जाती थी। महाराजा ना रह करके रसोईया जैसे हो गया, तो यह भी अर्थगत परिवर्तनशीलता है। और महामहिम कई बार बहुत अच्छे शब्दों में प्रयोग होता है, और कई बार ऐसों के लिए भी प्रयोग हो जाता है जिनका हम कोई दूसरा शब्द प्रयोग नहीं करना चाहते हैं और वह उचित नहीं होता है। इस तरह से यह उसके गुण में आता है। दूसरे, इसकी एक भौगोलिक सीमा है। मान लीजिए आप हिंदी, या यहाँ गुजरात है, गुजराती के संदर्भ में देख लें, ऐसे ही हिंदी के में भी आता है कि ये मतलब जो है ब्रज क्षेत्र की हिंदी है, यह आपकी अवधी है या बघेली है या छत्तीसगढ़ी है, इस तरह से ये राजस्थानी है। हाँ, तो ये सब उसमें आता है। यही जैसे आपकी कच्छी है, सौराष्ट्री है, काठियावाड़ी है, तो ये भौगोलिक है। जैसे तो सारा गुजरात है, आप सारा गुजराती मानते हैं, लेकिन काठियावाड़ी गुजराती और सौराष्ट्री गुजराती में बहुत अंतर हो जाता है। तो एक भौगोलिक सीमा निश्चित रूप से प्रत्येक भाषा की होती है, हिंदी की भी उसी तरह से मानी जानी चाहिए। दूसरे, ये जो कठिन से सरल होना, यह भाषा का गुण है। एक शब्द है मध्यधार, हम आज भी प्रयोग करते हैं, और उसका हुआ मझधार। ऐसे ही चर्म था, और चर्म से चम हुआ, फिर चाम हुआ, सर्प से सप हो गया, सांप हो गया। जितनी सहजता सांप कहने में होती है, उतनी सर्प कहने में नहीं होती है। तो इस तरह से भाषा निरंतर गतिशील भी रहती है, कठिन से सरल की ओर भी जाती है, ये माना जा सकता है। और अभी तक का भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण इसी के पक्ष में है। तीसरी चीज़ है कि स्थूल, जो एक मोटा रूप है। भाषा पहले हमने थोड़े उपयोग के लिए बनाई। ऐसा नहीं था कि जब हमने भाषा का आविष्कार किया होगा तो जितना शब्द भंडार हिंदी का आज है या संस्कृत का आज है, पहले ही दिन उतना हो गया। जैसे जैसे आविष्कार बढ़ते गए, आवश्यकता बढ़ती गई, प्रयोग बढ़ते गए, संदर्भ बढ़ते गए, समाज से जुड़ते गए, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन हमारा बढ़ता गया, उस तरह से शब्दावली का निर्माण आगे आगे होता गया। और उसकी आवश्यकताएं, उसके जितने परिवर्तन थे, ध्वन्यात्मक भी, वो सब होते चले गए। तो ये एक हम कह सकते हैं कि जो स्थूल रूप है, मोटा रूप है, उससे सूक्ष्म की तरफ चली जाती है। हम पहले भाषा, फिर उसके उपयोग, फिर उसके संदर्भ, फिर उसके जो अर्थ हैं, फिर उसके अन्यार्थ प्रयोग कितने हो सकते हैं, ये सब हम करते चले आते हैं। इस तरह से मान लीजिए कोई अर्थ है, आप आज डिक्शनरी उठाते हैं तो उसके 10-20 अर्थ मिल सकते हैं। तो इस तरह से हम भाषा के ऊपरी से जो अंदर के स्वरूप हैं उन तक चले जाते हैं। तो यह हमारा स्थूल से सूक्ष्म की ओर चला जाना है। और जैसे हम संस्कृत मानते हैं, भारतीय भाषाओं की जननी के रूप में स्वीकार करते हैं, कई भाषाएं हैं, संस्कृत है, अवेस्था है, गाथिक है ना, ये भाषा परिवार की जब बात चलती है तो उसमें आता है। तो ये मान लेना चाहिए, ऐसा होता है। जिस प्रकार से हम कठिन से सरल हुए, ठीक उसी प्रकार से भाषा संयोग अवस्था से वियोग अवस्था की ओर जाती है।
शब्द जो हैं बड़े थे और फिर छोटे होते चले जाते हैं। यह भाषा का गुण है और यह मानवीय प्रकृति है कि जो काम बहुत कठिन हो, अगर वह कम समय में उस ही तरह के संदर्भों से जुड़ जाए तो बहुत अच्छा है। मझधार का मध्यधार का मझधार, सांप आदि, ये सब मुख, सुख, भौगोलिक और हमारा जो कम प्रयास है, प्रयत्न लाघव जिसे कहा गया है, उन चीज़ों को देखते हुए ये सब कार्य होते हैं। फिर इन सब चीज़ों के साथ हमें ये भी मान लेना चाहिए कि भाषा को हम किसी सीमा में नहीं बांध सकते। आज हम कहें कि जो स्वरूप बना है यह हमेशा अनंत काल के लिए निश्चित हो जाए तो यह संभव नहीं है, क्योंकि अनंत काल तक जाते जाते उस समाज की आवश्यकताएं बदलेंगी, प्रयोग बदलेंगे, संदर्भ बदलेंगे और उनके बदलने के साथ साथ भाषाई प्रयोग निश्चित रूप से बदलेगा। अगर नहीं बदलेगा तो भाषा क्या हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी, है ना, उसमें एक ठहराव आ जाएगा। और यदि भाषा में ठहराव आया तो वह उस काल के व्यक्तियों की भाषा थी, उस काल के व्यक्तियों तक सीमित रह जाएगी और इस तरह से भाषा का प्रयोग समाप्त हो जाएगा। आप मानिए कि संस्कृत का प्रयोग जो सर्वव्यापक था वह आज नहीं है। क्यों नहीं? कारण है कि उसके जो प्रयोग थे वह व्याकरण उसमें सीमित कर दी गई, मान लिया गया, उसका मानकीकरण हो गया। मानकीकरण कि इस रूप को अब हम बिल्कुल नहीं बदलेंगे और इसी रूप में स्वीकार करेंगे, इसके अतिरिक्त कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। मतलब हमारी ये मानसिकता बनी कि जो है अब इसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। तो जब हम इस तरह का बंधन या स्थिरीकरण कर देंगे तो भाषा जो है वो ठहराव पर आ जाएगी। ठहराव से आने से समाज से उसका जो प्रयोग है, अनुप्रयोग जो है वो घट जाएंगे। संस्कृत के साथ ऐसा ही हुआ। और विश्व की जो भाषाएं हैं, हिंदी के साथ और अंग्रेजी के साथ सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इन दोनों भाषाओं ने अपने आप को स्थिर नहीं होने दिया है, परिवर्तनशील रखा है। परिवर्तन, हाँ, तो जैसे जैसे संदर्भ जुड़ते चले गए उनको इन्होंने आत्मसात करने का प्रयास किया और आत्मसात जैसे जैसे होते चले गए भाषा का स्वरूप बढ़ता चला गया, उसका महत्व भी बढ़ता चला गया। और ऐसा प्रयास भाषा विज्ञान की दृष्टि से तो मैं मानता हूँ कि यह एक सद प्रयास है कि भाषा को विकास की ओर जाना चाहिए, परिवर्तन की ओर जाना चाहिए, ठहराव की ओर नहीं जाना चाहिए। भाषा का ये सबसे अच्छा गुण है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने शब्दों को आत्मसात कर लेती है और वो भाषा उतनी ही ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रह सकती है। हाँ। जी। तो और एक मुद्दा और भी इसमें भी मैं आपसे चाहूँगा कि स्पष्ट करूँ। जी। उसके घटकों की बात आती है। भाषा विभिन्न घटकों से मिलकर के बनती है। जो हमारे छात्र हैं यह हिंदी के साथ नहीं है। आप मानिए ये ऐसा हिंदी के साथ है लेकिन सभी भाषाओं के साथ भी है। गुजराती में भी ऐसा ही होता है, अंग्रेजी में भी ऐसा ही होता है। आप उसको उनसे जोड़ कर चलें। एक स्वन, एक ध्वनि होती है। ध्वनि, मान लीजिए कि हम कोई आवाज़ करते हैं तो वह ध्वन्यते अनेनिति ध्वनि, जो आवाज़ करे, ध्वनित हो जाए, उससे अलग कोई ध्वनि नहीं है। तो यही ध्वनि जब सार्थक ध्वनि के रूप में हमारे सामने आए तो उसको हम जो है ध्वनि विज्ञान है, फिर उसको स्वन विज्ञान के अध्याय के रूप में देखते हैं। तो स्वन जो है एक सार्थक भाषिक ध्वनि संकेत है और उस ध्वनि संकेत को हम भाषाई रूपों में विभिन्न लिपि चिन्हों के माध्यम से उसे स्वीकार करते हैं। जैसे आ है, ए है, अंग्रेजी हिंदी की बात है तो एक ए है और एक अ है, तो ये दोनों स्वर हैं। इस तरह से मैं थोड़ा सा उसमें आप तक, मतलब छात्रों तक वो बात पहुँचे। तो जब हम गुण के आधार पर ध्वनि को देखते हैं, स्वन को देखते हैं, तो वह जो है सामान्यीकृत स्वरूप है। जैसे ए है तो वो स्वर है, स्वर के ये गुण हैं, ये सारी चीज़ें हैं। जब तक हम केवल स्वरों के गुणों की बात कर रहे हैं तब तक तो वो क्या है? स्वन है। लेकिन जैसे हम ये कहें कि ए या आ या गुजराती का आ, जैसे ही हम गुजराती, हिंदी
संस्कृत, तमिल या कोई भी शब्द उसके साथ जोड़ देंगे तो वह स्वनिम हो जाएगा, भाषा का हो जाएगा, भाषा विशेष का। और जब तक वह प्रयोग नहीं होता है तब तक वह स्वनिम है। लेकिन क्योंकि आ जैसे अंतर है ना, तो अंतर में आ है, जब हम आ को अंतर में प्रयोग करते हैं तब हम ध्वनि का नहीं, प्रयोग के धरातल पर आ गए हैं। तो यही जो स्वनिम है यह संस्वन बन जाता है, यानी कि फोन जो है स्वन, फिर स्वनिम फोनीम हो गया, और फिर संस्वन एलोफोन हो गया, जो अंग्रेजी की बात आती है। तो इनके एलोफोन या संस्वन कहने का अभिप्राय इतना है कि अब जो गुण था अ में, अंतर में वह अ जैसा नहीं है, क्योंकि न के साथ उसका संयोग होने से कुछ गुण, कुछ योग न से भी जुड़ गया है। अतः अलग, अंतर और अलग दोनों के आ एक जैसे नहीं, दोनों आ हैं लेकिन दोनों अलग हैं। दोनों के साथ जो संयोग हुआ है, एक में न का संयोग हुआ है और एक में मात्रा, हाँ दूसरे का, तो ये अलग हो गया। तो जब हम भाषा विज्ञान में एमए में किसी चीज़ में पढ़ते हैं कि क्या है, अ ही है, एक जगह स्वन है, एक जगह संस्वन है, एक जगह आपने स्वनिम उसको कह दिया है। तो स्वन माने केवल भाषा सामान्य का, यानी कि गुण के आधार पर उसका वर्णन, और जब स्वनिम यानी कि वह हिंदी या अंग्रेजी या गुजराती, और जब संस्वन कहें तो मतलब ये कि उस भाषा के साथ अन्य जो रूपिम है, मतलब जो स्वनिम है, उनके साथ उसका प्रयोग, दूसरी ध्वनियों के साथ उसके प्रयोग को हम जब लेते हैं तो वह संस्वन के अंतर्गत आता है। और स्वन स्वन मिल करके, यानी कि दो ध्वनियाँ मिल करके अक्षर बनाती हैं, जैसे ज और आ, जा। अक्षर जिसका एक श्वासाघात में उच्चारण संभव हो, वन चेस्ट पल, है ना, एक श्वासाघात में हमने उसे कह दिया तो वह हमारा अक्षर हो गया। अक्षर भी अर्थ रखता है, अक्षर भी पद हो सकता है ना। इधर आ, इधर एक है